हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का। जो इलेक्ट्रॉन किसी नाभिक के चारों ओर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। और फिर हम लोग जिसको हम लोग कक्षीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और फिर उसका कोणीय संवेग और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से रेशियो निकालेंगे। फिर बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए, एक सिंगल टॉपिक है, इसके बाद कुछ एक आध दो तीन न्यूमेरिकल लगा देंगे। और फिर इसके बाद पूरी टॉपिक एक बचा है, चल कुंडल धारा मापी बचा हुआ है। चल कुंडल धारा मापी ही लास्ट टॉपिक है इसका, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी नाभिक के चारों घूमते इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है और उसका कोणीय संवेग से तुलना करेंगे हम लोग। ठीक, तो हेडिंग है परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, मतलब है कि एक स्थिर भारी नाभिक है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से वो एक धारावाही कुंडली के तुल्य बन जाता है। ठीक, मतलब है कि उस देखिए करंट कब बहती है, जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बहने को ही क्या कहा जाता है कि करंट बह रही है। करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में बहता हुआ माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कक्षा नाभिक के चारों कक्षा में घूम रहा है, तो एक धारावाही कुंडली के तुल्य जो है ये व्यवहार करेगा, है ना। उसके विपरीत दिशा में मानेंगे कि एक धारा बह रही है, और वो धारा बह रही है सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक ना। वो धारा जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण बह रही है। तो एक धारावाही कुंडली के तुल्य ये बन जाता है। तो उसी का हमको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, क्योंकि अभी पढ़े हैं इसके पहले कि अगर कुंडली कोई धारावाही कुंडली है तो एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि एक मान लेते हैं एक नाभिक है जड़, जिसके चार्ज जो है Zd प्लस, जड़ जो है प्रोटॉनों की संख्या है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से r दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन जो है v वेलोसिटी कक्षीय चार्ज से घूम रहा है। हालांकि कक्षीय चार्ज जो कांस्टेंट होकर वृत्ताकार पथ पे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन या कोई भी चीज़ होगा तो उसकी वेलोसिटी तो बदलती है डायरेक्शन, इसलिए वो गति त्वरित होती है, लेकिन उसका वो नहीं बदलता है। चाल स्पीड कांस्टेंट होती है, एनर्जी कांस्टेंट होती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कार्य नहीं किया जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लिखेंगे कि किसी स्थिर भारी नाभिक या किसी स्थिर नाभिक, एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है, किसी स्थिर
भारी नाभिक, किसी स्थिर भारी नाभिक जिसका आवेश प्लस ZE है, प्लस ZE है, के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर भारी नाभिक जिसका आवेश, सॉरी यहाँ पे जिस नाभिक जिसका आवेश ये है कि चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ई आवेश का, है ना, ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन, ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन जो है वृत्ति गति कर रहा है, मतलब देखा नाभिक के चारों ओर वृत्ति गति कर रहा है, नाभिक के चारों ओर गति कर रहा। तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण बनने वाली धारा अगर आई हो, क्योंकि इसके चारों ओर घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है इससे एक करंट बनेगी ना, एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेंगे। कैसा? धारावाही लूप की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक। तो इससे एक करंट बनेगी, और करंट जो होती है वो परिभाषा एकांक प्रति सेकंड आवेश कहने की, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, यानी कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित धारा। यानी कहने का मतलब है कि वो कितने समय में जो चार्ज होते हैं चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से क्रॉस कर जाते हैं, तो उस समय से उसमें अगर आवेशों में भाग दिया जाए तो वो करंट होगी। वो क्या होती है? वो करंट होती है। तो चलिए इसमें आप समझ ही गए कि करंट की तो जैसे डिफिनीशन जो होती है वो क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, पर सेकंड किसी चालक से प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन जो समय है, उस जैसे कोई चालक है, ये है, तो इसके एक सिरे से मान लीजिए कोई चार्ज प्रवेश करता है, तो ये जितना लंबा होगा कितने समय में इसे क्रॉस करता है, उस टाइम से भाग दें। तो वही पर सेकंड की बात हो गई, या एकांक समय में, तो I बराबर हो जाएगा, मान लो Q चार्ज T समय में पास हो जाए, इतने समय में प्रवाहित हो गए। उसी तरह से ये चार्ज है, यहाँ पे अगर क्रॉस सेक्शन ले लिया जाए यहाँ पे इसके, तो यहाँ से निकल करके फिर इसे कितने समय में क्रॉस करेगा, तो वो टाइम से इस चार्ज में अगर भाग दे दिया जाए तो वो करंट होती है ना। किसी चालक में अगर कोई चार्ज बह रहा है, तो उस चालक से चार्ज जो है कितने समय में क्रॉस कर गया, उसी समय से भाग देंगे। उस आवेश में उस समय से भाग दे देते हैं हमें, तो हमें करंट का फार्मूला मिल जाता है। यानी कि आवेश प्रवाह की दर या पर सेकंड प्रवाहित आवेश को, किसी चालक से होकर एक सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता। तो देखिए ये यहाँ पे इसका जो टाइम ऑफ रिवोल्यूशन है वो T है। इससे करंट जो बनेगी, क्योंकि वो क्रॉस सेक्शन एक यहाँ से निकल करके फिर उसी से क्रॉस करने का मतलब पूरी लेंथ कितना है? 2πr है। तो यानी कि एक जगह से प्रवेश करेगा, दूसरी जगह से निकलने में उसे कितना समय लगेगा? इसका आवर्तकाल, इसके आवर्तकाल के बराबर टाइम लगेगा ना। तो जो करंट है, यानी कि इससे बनने वाली धारा जो है, इससे बनने वाली धारा क्या होगी? बनने वाली
आई बराबर हो जाएगा ई बटे टी। टी क्या है इसका? आवर्त काल। जहाँ पे टी क्या है, जहाँ पे टी जो है परिक्रमण का आवर्त काल है। परिक्रमण का आवर्त, परिक्रमण का क्या है? आवर्त काल है। ठीक है ना? परिक्रमण का क्या है? आवर्त काल। मतलब एक चक्कर में इतने समय में एक राउंड लगा देता है। ठीक। अब यदि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या r और कक्षीय चाल b हो, यहाँ पे लिखेंगे कि यदि इलेक्ट्रॉन की जिस कक्षा में घूम रहा है, कक्षा की त्रिज्या स्मॉल r और कक्षीय चाल जिसको कहते हैं, चाल क्या है? b हो, तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है? कुल समय बराबर कुल दूरी बटे चाल होता है। टाइम पीरियड, तो टाइम की जगह यहाँ पे इसको रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टी बराबर आई बराबर हो जाएगा ई बटे 2πr v, और v ऊपर चला जाएगा तो हमें करंट मिलेगी EV 2πr। तो करंट का ये मान लीजिए फार्मूला हुआ। अब ये करंट बह रही है तो एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रही है। कैसे? धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रही है। ये आप इस तरह पे भी नोमेंटर लगा सकते हैं। पीछे आया, जब वो विद्युत चालन पढ़ा रहे थे तो पीछे आया था। अब इस विद्युत धारा के साथ एक चुंबकीय आघूर्ण संबद्ध होता है। क्यों? क्योंकि यह मतलब एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। लिखेंगे कि यह एक धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। लूप की तरह व्यवहार करता है। इससे एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण संबद्ध रहता है। मतलब करंट घूम रहा है ऐसे डायरेक्शन में, तो जो करंट बहेगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन इधर है तो करंट की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, रेवोल्यूशन इधर है तो जानते हैं करंट हमेशा जो है विपरीत डायरेक्शन में बहती है। तो इस विद्युत धारा के साथ एक चुंबकीय आघूर्ण जो है द्विध्रुव आघूर्ण संबद्ध होता है, जिसे हम यहाँ पे तो जिसे जो है वहाँ पे तो μl से प्रदर्शित किया गया है। तो हम यहाँ सिंपल अक्षर लेंगे जिसे m वेक्टर m से प्रदर्शित करते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, करंट इनटू एरिया रिवोल्यूशन, मतलब जिस पथ पे घूम रहा है उसके अराउंड कितनी एरिया है ना। इसे धारावाही लूप की तरह व्यवहार कर रहा है तो लूप की क्या एरिया होगी। यहाँ पे एरिया वेक्टर फॉर्म में लगा देते हैं तो ये भी लिखा जाता है, या इसको ऐसा ही लिखा जाए बाद में वेक्टर फॉर्म में। तो आइए मैग्नीट्यूड होगा। तो ये एक वृत्तीय पथ पे घूम रहा है जिसकी रेडियस r है। एक वृत्तीय पथ पे घूम रहा है, इसकी रेडियस क्या है? r है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो m बराबर क्या हो जाएगा? करंट I है और इसका हो जाएगा πr²। यहाँ पे I की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो I की वैल्यू ये I है 2πr और यहाँ से πr²। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई और एक r से एक r कट गया तो हमें मिला क्या? EVr/2
2 EVR/2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, EVR/2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये एक धारावाही लूप की तरह बिहेवियर करता है, जैसे एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण संबंध रहता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो I इंटू एरिया वेक्टर, जिसको हम m वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये सदिश राशि से जिसकी डायरेक्शन जो होती है दक्षिणी ध्रुव से, धारावाही लूप एक द्विध्रुव होता है तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ठीक, और इसकी डायरेक्शन भी आप देख सकते हैं कि किधर होगी, इसकी डायरेक्शन m। तो देखिए उंगलियों को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, ये जो बताएगा क्या बताएगा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन बताएगा। तो देखिए करंट ऐसे बढ़ रही अंदर की ओर, तो यहाँ पे जो है अंदर की डायरेक्शन में है, m की जो डायरेक्शन है यहाँ पे तो किधर है, अंदर की ओर है। ठीक, अब हम लोग जैसे कहते हैं कि इसके घूमने से इसका कोणीय संवेग क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का हम लोग कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकालना है तो जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है हालांकि यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो कोणीय संवेग जो होता है mvr होता है ना। कोणीय संवेग क्या होता है, इसको हम वेक्टर एल से दिखाते हैं, mvr, या उसका मैग्नीट्यूड दिया जाए बाद में हम लोग mvr होता है, अभी दिखाएंगे कैसे होता है। अब चूंकि देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, ऊपर एडिट दिखाइए चाहे माइनस आगे दिखाइए, है ना, इलेक्ट्रॉन कोई, तो देखिए एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन इधर है, सॉरी ये स्थिति सदिश वेक्टर जो होता है, और मान लीजिए इसका मास m है, जो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m है, तो इस डायरेक्शन में उसका संवेग की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इनके बीच का कितना कोण है, 90 डिग्री। तो जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो होता है वो हालांकि सदिश राशि है, तो इसको हम लोग ऐसे और p से दिखाते हैं। हालांकि हम यहाँ पे mvr से गुणा कर दें, m से ऊपर नीचे तो हम गुणा कर दें, m मतलब इलेक्ट्रॉन का मास me या m, तो m से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ मिल जाएगा। तो इसको हम लोग अगर इसका मैग्नीट्यूड के रूप में लिखें तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, RT साइन थीटा, और p को हम लोग RMV साइन थीटा लिखेंगे। तो यार साइन थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो l बराबर क्या हो जाएगा, mvr साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1, तो l का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, क्योंकि थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, और थीटा r की डायरेक्शन और p की डायरेक्शन, तो जो p की डायरेक्शन मतलब जो v की डायरेक्शन होती है। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है EVR आया है बटे 2, अब यहीं से m से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए, जहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से E/2m, सॉरी यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा mvr। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर E/2m l, या इसको हम लिख सकते हैं m/l बराबर हो जाएगा E/2। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पे m वेक्टर और l वेक्टर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, वेक्टर m माइनस E/2m, और क्यों आएगा इसे भी बता रहे हैं वेक्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, तो अभी हमने निकाला था कि m की जो डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। m की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर है। l की डायरेक्शन के लिए हम दक्षिण हाथ के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम या r और p के जो वेक्टर प्रोडक्ट का नियम होता है a×b वाला, तो क्या करते हैं हम r से p की तरफ चलते हैं। जो पहला होता दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम होता है कि इसको फैलाएंगे, हथेली कहाँ पे रखेंगे, पहले वाले वेक्टर, और उसको दूसरे वाले वेक्टर की ओर कर्ल करेंगे। अंगूठा जिधर जाएगा वही l की डायरेक्शन होगी। तो देखिए यहाँ पे r की डायरेक्शन ये है और p की डायरेक्शन ये है। हथेली को ऐसे रख के इधर कर्ल करिए तो अंगूठा क्या आ रहा है, बाहर। अगर इधर से इधर आके कर्ल करना होता तो अंगूठा अंदर। तो यहाँ पे l की जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, बाहर की ओर होगी। तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, विपरीत होती। तो जब हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हालांकि जब मैग्नीट्यूड की ओर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हमें वो ध्यान नहीं देना होता है। या तो आप देखें लिखने का तरीका है कि ऐसे लिखिए, या तो तीर ही मत लगाइए तो मैग्नीट्यूड हुआ। तो डायरेक्शन नहीं देखा जाता तो परिणाम में हमेशा प्लस लिया जाता है। अब यहाँ पे जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग की दिशा, यहाँ लिख सकते हैं कि जहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की दिशा, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग की दिशा, इसके दिशा जो होती है चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। चुंबकीय आघूर्ण की दिशा के विपरीत, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसीलिए वहाँ पर ऋण चिन्ह लग गया। चुंबकीय विद्युत आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है। इसका मैग्नीट्यूड अगर लिया जाए तो मैग्नीट्यूड क्या हमारा हो जाएगा, जो भी हमने निकाला था m/l, अगर देखा जाए तो सिंपली E/2m होता है। अब अगर हम m/l का अनुपात का वैल्यू निकालें, इसे घूर्ण चुंबकीय अनुपात भी कहते हैं, इसे घूर्ण चुंबकीय अनुपात भी कहते हैं, अनुपात भी, घूर्ण चुंबकीय अनुपात। घूर्ण मतलब इसके लिए है, चुंबकीय के इसके लिए है, तो घूर्ण चुंबकीय अनुपात भी कहते हैं। अब यह मतलब एक नियतांक होता है। E/m को इस इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश भी कहा जाता है, जो कि फिक्स होता है। ये E/m की वैल्यू क्या होती है, नियत होती है, फिक्स होती है। तो यह एक नियतांक होता है, यह एक नियतांक होता है। मतलब इधर वाली चीज नियत है तो m/l क्या है, एक क्या हो गया, नियतांक होगा।
अब इसकी वैल्यू अगर निकाला जाए, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है कूलाम, इसका किलोग्राम, कूलाम पर किलोग्राम। अब इसकी वैल्यू निकालना है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ई बराबर रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और एम की वैल्यू 9.1 × 10⁻31 रखेंगे, केजी रखेंगे। तो m/l जो गुण अनुपात की नियतांक का मान आएगा इसका 8.8 आता है, नियतांक होता है। इसका जो मान है 8.8 × 10⁻10 कूलाम पर केजी। आप निकाल के देख सकते हैं। ई और एम की वैल्यू रखे, 2 से डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ये आ जाएगा। तो ये एक नियतांक होता है जिसे हम लोग घूर्ण अनुपात, चुंबकीय अनुपात भी कहते हैं। इसकी वैल्यू नियत होती है। तो कैलकुलेट करिए कि एम की वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा कूलाम पर केजी। ठीक, अब बोहर के परिकल्पना के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है, इलेक्ट्रॉन के घूमने का कोणीय संवेग जो होता है, और वो क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहाँ n की वैल्यू क्या होती है, मतलब है कि वो किस कक्षा में घूम रहा है। पहली में घूमेगा तो n बराबर 1, दूसरी में घूमेगा तो n बराबर 2, तीसरी में घूमेगा तो n बराबर 3। मतलब वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है कि किस कक्षा में घूम रहा है ना। तो नील्स बोर या बोहर की परिकल्पना के अनुसार, नील्स बोर की परिकल्पना के अनुसार इसका वो ले लीजिए। यहाँ पे ये डॉट बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, बाहर, और ये बता रहा है इसकी डायरेक्शन अंदर। तो लिखेंगे नील्स बोर की, बोर या जिसको बोहर कहा जाता है, नील्स बोहर की परिकल्पना के अनुसार, या नील्स बोर की परिकल्पना के अनुसार, या बोहर की परिकल्पना, नील्स बोहर की, क्योंकि अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। नील्स बोर। नील्स बोर का मतलब होता है ये साइलेंट रहता है, या नील्स बोहर। चलिए, हो गया। तो नील्स बोर की परिकल्पना के अनुसार इसका जो कोणीय संवेग होगा इलेक्ट्रॉन के घूमने का, क्योंकि उस फिक्स कक्षाओं में घूम सकता है, उसी कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें इसका कोणीय संवेग h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि नील्स बोर की परिकल्पना के अनुसार L बराबर होता है n s/2π और n बराबर होता है 1, 2, 3 इस तरह का। मतलब n का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब इसको अगर कक्षा की बात करें तो ये होता है k, l, m, n इस तरह के, है ना। h/2π का जिस कक्षा में घूम रहा है उससे यहाँ पे गुणा कर देते हैं, nh/2π। अब हमारा जो आया था यहाँ पे m/l आया था e/2m आया था। तो यहाँ से m बराबर हो जाएगा e/2m × l, और यहाँ पे e/2m, और इसकी वैल्यू रख देते हैं l की, तो nh/2π। तो m को कहाँ कहेंगे, NEH/4π। NEH क्या हो जाएगा
4 पाई एम। ठीक, ये आएगा। और इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होती है n बराबर 1 के लिए क्या होती है, मिनिमम। n बराबर 1 के लिए m क्या होता है, n बराबर 1 के लिए m मिनिमम होता है और इसका मान होता है EH/4 पाई। n बराबर 1 के लिए इसका मान जो मिनिमम होता है और वो होता है EH/4 पाई m, जिसे हम बोहर मैग्नेट्रॉन के नाम से जानते हैं। इसे बोहर का मैग्नेट्रॉन कहते हैं, है ना, इसे बोहर का मैग्नेट्रॉन कहते हैं। बोर का या बोहर का मैग्नेट्रॉन, नील्स बोर मैग्नेट्रॉन, इसे नील्स बोर का मैग्नेट्रॉन कहा जाता है, इसे बोहर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। इसे लिखिए बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं। ठीक, इसे बोहर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, यहाँ पे प्लांक नियतांक है, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 4 पाई m इलेक्ट्रॉन का मास है। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, m मिनिमम की वैल्यू निकल के आएगी 9.27 पूरे 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर। 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर। एक गुण चुंबकीय अनुपात का मात्रक होता है कूलाम पर केजी, जिसकी वैल्यू 8.8 × 10⁻10 होती है। इसे बोहर मैग्नेट्रॉन के नाम से जाना जाता है, जो ई मिनिमम की वैल्यू होती है n बराबर 1 के लिए। ठीक, तो ये था कुछ परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, जो कि हमने उसी वीडियो लेक्चर में से पूरा करने की कोशिश किया था, लेकिन लंबा हो जाता, वीडियो लगभग 2 घंटे चले जाते। तो चलिए, ये टॉपिक आपका जो है वो NCERT बुक में दे भी रखा है, तो आप उसे थोड़ा देख लीजिएगा कि क्या है ना, थोड़ा सा मैच करा लीजिएगा कि सही है या फिर गलत। तो बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जिसकी वैल्यू ये होती है। आप डायरेक्शन के लिए हमने बता भी दिया है, दोनों दाहिने हाथ के अंगूठे में ही चलेगा। मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू निकालना है, तो वो चुंबकीय आघूर्ण की, तो उंगलियों को धारा की दिशा में कर्ल करेंगे, अंगूठा उसकी डायरेक्शन बताएगा। और यल की डायरेक्शन निकालना है तो R क्रॉस P, तो R पे हथेली रख के P की तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा जिधर जाएगा, है ना, जैसे ऐसे है, जैसे इधर R वेक्टर है, इधर P वेक्टर है और इधर R वेक्टर है। तो हथेली को पहले वाले वेक्टर की से दूसरे की तरफ कर्ल किया जाता है, ऐसे अंगूठा जिधर जाता है उधर वो जो है उसकी डायरेक्शन होती है यल, या जो भी सदिश राशि होती है जिसको हम लोग अक्षीय वेक्टर कहते हैं, यल टाउ ये सब अक्षीय वेक्टर है। तो उनकी डायरेक्शन निकालने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। चले, थोड़ा सा 2-3 सवाल है उसे लगा दिया जाए, तो आज ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ आपका धारा मापी क्या होता है और चल कुंडल धारा मापी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चल कुंडल मापी का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, तो वो कैसे धारा मापी को एज ए एमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदला जाता है, तो ये उनके तमाम फार्मूले, एक लंबा वीडियो बनेगा तो उसको देखा जाएगा। ठीक, तो वो आखिरी टॉपिक भी आपका है। इसके बाद हम एक वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल, जो NCERT का 13-14 न्यूमेरिकल वो रहेगा, उसके बाद समाप्त।
ठीक। तो बोर्ड लेवल का जो सवाल होता है अक्सर वो जो है जो होता है वो फार्मूला बेस्ड होता है, लगभग फार्मूला बेस्ड होता है। तो आप फार्मूले को तैयार रखिएगा, क्योंकि लगभग जो भी सवाल आएंगे वो फार्मूले बेस्ड ही रहेंगे। और थोड़ा यूज करना उसका आना चाहिए, कौन फार्मूला कहाँ यूज करेंगे। सवाल को आप 2-3 बार पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, पूछ क्या रहा है, तो जो जो दिया उसको लिखेंगे, जो पता करना उसको भी लिखेंगे, फिर उसके फार्मूले को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसी में सवाल में सारा क्लू दिया रहता है, थोड़ा माइंड को हेर फेर करना होता है और वो प्रैक्टिस से होता है। ठीक। अब जैसे हमारा 3 सवाल हैं, 3 को हम लगाते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है एक तरह से। साइक्लोट्रॉन पे आधारित 2 सवाल हैं और एक वो और भी जो सवाल हैं, हमने जो जो भी फार्मूला बताया था, एकांक लंबाई, तार के एकांक लंबाई पे लगने वाले चुंबकीय बल वाला फार्मूला जो μ/2 पाई I1 I2/r, जिसको हम लोग FM/L निकाले थे, इस पर भी सवाल पूछा जाता है, तो वो निकालेंगे। तो आपके पास बुक है, उसके एग्जाम्पल पे ज़बरदस्त प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा इस बार पेपर टफ नहीं आएगा। तो साइक्लोट्रॉन की लिखेंगे, पहला सवाल है कि साइक्लोट्रॉन की दोलित्र आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की दोलित्र की आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज है mH। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए। प्रोटॉन को त्वरित करने, जानते हैं इससे भारी कण त्वरित किया जाता है, त्वरित करने के लिए प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए। प्रचालन चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। यदि बीज की त्रिज्या, बीज मतलब वही जो डी आकार का होता है जिसको बीज कहा जाता है, यदि बीज की त्रिज्या कितनी हो, 60 सेमी है तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। गतिज ऊर्जा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। सारी चीज़ें दिया है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है, प्रोटॉन का आवेश दिया रहेगा और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी हुई है, 1.6 × 10⁻³ जूल। 1 जूल कितने जूल, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। और मास इसका जानते हैं होता 1.67 × 10⁻37 kg।
क्या पूछा है। अब साइक्लोट्रॉन में हमने सारे फार्मूले तो बताए ही थे, तो इसमें पूछा है पहले कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होना चाहिए। तो क्या क्या दिया है, इसकी आवृत्ति दिया है, कितना मेगा हर्ट्ज, 10 मिलियन हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज भी बोला जाता है इसको, मतलब 10⁻⁶ हर्ट्ज। और तो आवृत्ति के फॉर्म में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में आवृत्ति का फार्मूला क्या था, QD 2πm। यहाँ से अगर हमको B चाहिए तो क्या हो जाएगा, 2πm/N/Q। B ही चाहिए। अब इसमें सारी वैल्यू रख दें अगर, तो 2×10⁻⁴ m इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का मास 1.6×7 10⁻⁻27 और इसकी वैल्यू 10⁻⁷ हो जाएगी हर्ट्ज में। और Q जो उसका चार्ज होता है प्रोटॉन का, ये 19 होता है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, आप करिएगा इसका, तो वो आएगा 6.55 टेस्ला करके। इसका कैलकुलेटर से मैच कराइएगा या खुद करिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप खुद करें इसको। अब इसका पूछा है गतिज ऊर्जा, पूछा है कि क्या पूछा है, गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए मैक्सिमम वेग, गतिज ऊर्जा अधिकतम होने के लिए उसका वेग अधिकतम होना चाहिए। तो हालांकि मैक्सिमम गतिज ऊर्जा निकालना है काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगी 12mv_max²। तो इसके लिए पहले Vmax निकालना होगा। तो Vmax का फार्मूला आप वहाँ पे जानते हैं, जो होता है QD Rmax, रेडियस मैक्सिमम, क्योंकि Vmax तो Rmax भी होना चाहिए। और यह शायद पीछे ये फार्मूला आप साइक्लोट्रॉन में जाकर रिपीट करिएगा, ये शायद फार्मूला वहाँ शायद क्या है, ठीक। और रेडियस इसीलिए दे रखा है। देखिए अगर आपको फार्मूले याद है, अप्लाई याद है, सवाल इजी लगेगा। तो फार्मूला बहुत ज़रूरी है, याद होना चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या है, 1.6 10⁻⁻19 गुलाम। B की पॉइंट वैल्यू आई है 655। Rmax 60 सेंटीमीटर है, तो 60×10⁻², यहाँ पे लिख भी देना चाहिए R 60×10⁻² मीटर। बटे m की वैल्यू इसकी होती है 1.67×10⁻27। अब फिर यहाँ पे बड़े बड़े कैलकुलेशन आ गए, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो 3.76 है। मैंने वो आंसर लिखा हुआ है 10⁷ मीटर/सेकेंड। तो ये Vmax की वैल्यू होगी। आप काइनेटिक एनर्जी आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। हाफ m की वैल्यू 1.7 10⁻⁻27 और Vmax की वैल्यू आई है, उसी का स्क्वायर कर देना है। 3.76 10⁻⁷ आप स्क्वायर कर लीजिए। अब वही बात, इसको हल करने वाली बात तो आप हल कर सकते हैं। तो आप इसको हल करेंगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 11.25 है, 10⁻30 11 मैंने उत्तर लिखा हुआ है 25 और ये 30 है। अब रही बात इसी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखिए 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतनी ऊर्जा होती थी, कितनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, तो इससे भाग दे देंगे। तो k मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है तो हम भाग दे देंगे कितना, कितने जूल
1 मिलियन में इतना जूल होता है तो इतने जूल में कितने मिलियन इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जूल से भाग दे देंगे तो ये मिलियन में बदल जाएगा। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 7.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन, ये आंसर हुआ। तो सब फार्मूले बेस्ड आंसर थे, सवाल है, इसमें कोई एक्स्ट्रा सोचने की बात नहीं थी, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए और जो बचे कुछ सवाल हैं वो एक वीडियो में पूरा रहेगा। एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमको और पढ़ना है, चल कुंडल धारा मापी। एक साइक्लोट्रॉन में कोई प्रोटॉन, दूसरा सवाल है कि एक साइक्लोट्रॉन में कोई प्रोटॉन जो है 1.4 टेस्ला के चुंबकीय प्रेरण में त्वरित किया जाता है, कि चुंबकीय प्रेरण में त्वरित किया जाता है। कितने समय बाद बीज के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाएगी? कितने समय बाद बीज के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा, कितने समय बाद बीज के मध्य उपस्थित विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत हो जाएगी। है ना। कितने समय बाद बीज के मध्य, और भी सवाल है इसमें। यहाँ दे रखा है कि इसका जो चार्ज और मास है ये है, और इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी है। और भी इसमें सवाल बनाया है कि बीज में एक पूर्ण वृत्त में लगा समय, बीज में एक पूर्ण वृत्त में लगा समय। दूसरा इसमें बनाया है आरोपित प्रत्यावर्ती विभवांतर का आवर्तकाल, आरोपित विभवांतर का आवर्तकाल। तीसरा इसमें बनाया है साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति। जाहिर सी बात है, प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र 1.4 टेस्ला दिया है, प्रेरण त्वरित किया जाता है कितने समय?
जाहिर सी बात है कि डिस्क के भीतर जो भारी कण का जो घूमने का आवर्तकाल होता है वो प्रत्यावर्ती विभवांतर के आवर्तकाल से मैच होता है, ठीक है ना। तो आधा चक्कर का जो टाइम होता है जस्ट उसका दोना टाइम किसका होता है, प्रत्यावर्ती जो विभवांतर स्रोत है, ठीक है ना। क्योंकि इसके पूरे चक्र का आवर्तकाल उसके आवर्तकाल से मैच होता है। इसमें कह रहा है कि कितने समय बाद उसकी दिशा बदलेगी, तो आधे आवर्तकाल के बाद। कितने समय बाद, तो आधे आवर्तकाल के बाद उसकी बदलेगी। तो जैसे पूरा आवर्तकाल का होता है 2πm/qd होता है, आधा आवर्तकाल का मतलब πm/qd, ठीक। तो आधे आवर्तकाल के बाद ना, हर आधे आवर्तकाल के बाद वो घूम जाएगा ना। तो आधे आवर्तकाल के बाद, प्रोटॉन के आधे आवर्तकाल के बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, घूमने के आधे आवर्तकाल, है ना। प्रोटॉन के घूमने के आधे आवर्तकाल, प्रोटॉन के घूमने के आधे आवर्तकाल के बाद विद्युत क्षेत्र की दिशा बदल जाएगी। तो वो होता है πm/qd। पाई की वैल्यू 3.1 और m की वैल्यू 1.7 × 10⁻27, Q की वैल्यू 1.6 × 19 और ये 1.4। इतना सेकंड लगेगा। तो इसको जो हल किया जाएगा तो आएगा 2.34 × 10⁻8 सेकंड। इतना समय बाद घूम जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है। दूसरा कह रहा है बीच में एक पूर्ण वृत्त में लगा समय तो जस्ट इसका डबल होता है। भाई आधे में इतना लगा तो टोटल में इसका डबल होता है, तो वो 2t हो जाएगा। तो 2 × 2.34 × 10⁻8 मतलब 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 सेकंड। आरोपित विभवांतर का आवर्तकाल वही होता है जो उसके घूमने का होता है। तो आरोपित विभवांतर का आवर्तकाल वही होगा, आरोपित विभवांतर का आवर्तकाल क्या है, वही होगा, यही होगा प्रोटॉन के एक पूर्ण घूमने का आवर्तकाल, है ना। T होगा, वही होगा। तो आरोपित विभवांतर का आवर्तकाल वही होता है प्रोटॉन के एक पूर्ण चक्कर घूमने का आवर्तकाल के बराबर। फिर इस तीसरी चीज का है आवृत्ति। तो आवृत्ति जो होती है 1/t होती है। तो t को 1/, से भाग ले लें, 4.86 × 10⁻8। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा एक में 2.13 × 10⁻7 हर्ट्ज, इतना निकलता है। तो ये आसान सा सवाल था, है ना। तो आप थ्योरी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपके फार्मूले याद है और कहाँ अप्लाई करना है, तो आप सवाल लगा सकते हैं। क्योंकि आप बिना प्रैक्टिस का परीक्षा में तो जाएंगे नहीं, तो प्रैक्टिस रहेगी तो याद तो आएगा कि सवाल कैसे होगा। तो ज़्यादा बहुत सीरियस लेके पढ़ाई नहीं करनी है, एंजॉय लेके पढ़िए और समय को बर्बाद मत करिए। अपना एंजॉय लेके पढ़िए, एंजॉय को प्रेशर में लेके मत पढ़िए, एंजॉय लेके करके पढ़िए, ठीक। और पढ़ाई को भी एक आनंद की तरह लेकर के
चलिए एक का सवाल ये भी ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा अधूरा था, इसीलिए बीच में हमने जो है ये सवाल ले लिया 3 ठो, क्योंकि ये टॉपिक आधे ही घंटे का था, इसलिए हमने कहा कि घंटा कम से कम पूरा हो जाए। तो चित्र में प्रदर्शित धारावाही चालक तार 1 एवं 2 में यहाँ पे लिखेंगे कि चित्र में प्रदर्शित धारावाही चालक तार धारावाही चालक तार 1 एवं 2 में 1 एवं 2 में बिंदु P, Q तथा R पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के मान की दिशा ज्ञात कीजिए। मान भी दिशा भी बिंदु P, Q तथा R पर बिंदु P, Q तथा R पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के मान की दिशा ज्ञात कीजिए। ठीक, मान और दिशा दोनों ज्ञात करना है। फिगर बना देते हैं। फिगर में ये दिया हुआ है, करंट एक में अपोजिट है, एक में यहाँ पे ये 20 एम्पीयर करंट है और एक 30 एम्पीयर की करंट है। इनके बीच की जो गैपिंग है वो पूरा 20 सेंटीमीटर है। 10-10 सेंटीमीटर दूरी पर है सर। एक Q पॉइंट है यहाँ पे 10 सेमी और यहाँ पे P पॉइंट है, ये भी 10 ही सेमी पे है। और यहाँ पे R है जो पॉइंट R है, यही 10 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो ये सीधे लंबे धारावाही चालक तार है, जिसे लंबवत दूरी के R पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, कहाँ कहाँ पे ज्ञात करना है? यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो पहले P की बात कर लेते हैं। देखिए ये जो फार्मूला है वो हमारा लगेगा μ0 4 पाई 2I/R या इसी को कह लीजिए μ0 2 पाई I/R। ठीक, ये सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो आपको क्या करिए कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या हथेली का नियम जो भी है, या करंट की डायरेक्शन में करिए। देखिए इधर ये मोड़ने की डायरेक्शन ये, या ये पॉइंट उधर करिए और ये करंट की डायरेक्शन में हथेली क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में सबकी निकाल लेते हैं पहले, और यहाँ पे क्या है, अंदर की डायरेक्शन में। ठीक, और यहाँ पे जो है करंट
यहाँ पे भी करंट नीचे बह रही है तो यह ऊपर की ही होगी, है ना। जैसे ऊपर की डायरेक्शन से अंदर है तो नीचे बन रही है तो इसका मतलब ऊपर होगा यहाँ पे। अब नेट की बात है ना, ये इस तार के कारण इस पे भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस तार के कारण इस पे भी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगी। अब देखिए कि नेट ये ज़्यादा है तो नेट निकालेंगे ना, दो तार हैं, दोनों धारावाही चालक तार हैं, इसमें भी करंट बह रही है, इसमें भी कह रही है, तो इस तार के कारण जो है यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और इस तार के कारण भी यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, यहाँ पर भी उत्पन्न होगा, तीनों जगह उत्पन्न होगा। ठीक, तो अब देखिए पहले हम P पे तो इस तार के कारण यहाँ पे है नीचे की ओर और इसके कारण होगी ऊपर की ओर, तो नेट किधर होगी उसकी डायरेक्शन निकालना है ना। इसके कारण भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी नीचे, और इसके कारण जो है अंदर की ओर होगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन जो है क्या है, नीचे है तो अंदर होगी। अब नेट देखिए किधर होती है उसके आधार पे लगाते हैं। तो इसके कारण मान लेते हैं BP होगा, P पे निकालना है तो नेट निकाल लेते हैं। चलिए जैसे कि ये तार 1 है ना और ये तार है 2 है तो B1 रखते हैं, तो 2 पाई और I की वैल्यू इसमें 20 एम्पियर है और R कितना है 10 मतलब 10 है। और अब इसके कारण दूसरे तार के कारण इस पे क्या होगी B2 और ये होगी देखिए बाहर की दिशा में नेट निकालेंगे, है ना। B2 तो यही हो जाएगा μ0 2 पाई और ये करंट कितना है 30 एम्पियर है और दूरी क्या है यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 10 30 × 2 मीटर में आ जाएगा। और इसके कारण ऊपर की ओर अंदर की ओर इसके कारण क्या होगा अंदर की ओर। अब देखिए इसमें बड़ा कौन है, ये उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे ना कि P पे डायरेक्शन क्या है उसके हिसाब से दिखाएंगे। ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है। अब नेट मतलब हम छोटे में से बड़ा घटाएंगे, जो बड़ा होगा क्योंकि ये तो कॉमन है, ये जो है यहाँ से बाहर दे देंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से बाहर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ये दूरी 30 है तो 30 से 30 कट गया, यहाँ 10 से 2 यहाँ 2 यानी ये बड़ा है तो B1 बड़ा होगा, तो नेट क्या हो जाएगा वहाँ पे BP, तो B1 माइनस B2, तो ये दोनों कॉमन हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पे ये कट जाएगा 10 × 20 तो 2/10⁻² माइनस ये कट जाएगा 1/10⁻², तो ये हो जाएगा μ0 2 पाई, ये ऊपर चला जाएगा, 2 पावर ऊपर चले जाएगी 100 तो 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा 100, तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 100, तो 200 में से 100 घटाएंगे 1, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁷, यही ना Wb/m² या टेस्ला।
ये होती है म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है 4 पाई होती है, 10⁻⁷। अब देखिए ये 2 है, ऊपर 2 है और नीचे ऋण 2 है, तो ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा 200, ये ऊपर चला जाएगा 100 हो जाएगा 200 में 100, तो इसी की वैल्यू आएगी तो ठीक। और ये क्या हो जाएगी अंदर की ओर, क्योंकि जो बड़ा है उसी तरह से। अब आ जाइए Q पे। पहले Q के लिए हम लोग क्या है, दूसरा वाला पॉइंट है, मान लीजिए पहला था, तो V1 उसके लिए म्यू नॉट हो जाएगा 2 पाई I करंट कितना है 20 एम्पियर है, और दूरी कितना वही 10⁻⁻², और इसके वजह से अंदर की ओर है, ठीक। अब इसके वजह से वहाँ पे देखिए इस जगह पे 80 सेंटीमीटर है, तो इसके वजह से अंदर की ओर है, इसके वजह से भी अंदर की ओर की V2, तो म्यू नॉट 2 पाई, ये 3 एम्पियर और वही है। अब की बार ये बड़ा हो जाएगा अंदर, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो DQ हो जाएगा V1 प्लस V2, तो ये कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा, मान लीजिए ये 10 गुना हो गया तो ये 200 हो जाएगा, और ये 10 या 30 हो गया, और ये 300 हो जाएगा, 3 तो 500 हो जाएगा, पूरे 500। अब इसकी वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁷ और गुणे 500, तो देखिए ये हो जाएगा 5 × 10 1000 × 10⁻⁷, 3 पावर 10⁻⁴ टेस्ला आएंगी, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और बच रहा है उसको हम लोग पढ़ा देते हैं R पे, और नेट जो है अंदर की ओर ही होगा, क्योंकि दोनों अंदर की ओर होगा, ठीक। चलिए एक और बचा हुआ है, चलिए अब R के लिए क्या हो जाएगा, मान लीजिए तीसरा पॉइंट है V1, पहले के लिए यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है 30 सेंटीमीटर, करंट कितना है 20, और ये दूरी कितना है इससे 20 10 30, तो 30 सेंटीमीटर है, तो मतलब है कि -2, यही है 20 एम्पियर। और इसके तो वजह से, और इसकी वजह से जो डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे अंदर की ओर होगी, ठीक। और ये हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई, और देखिए इसकी वजह से तो ये करंट ऊपर रहेगी, तो अंदर की वजह से नीचे है, तो बाहर की वजह से ही होगी, लेकिन करंट 30 है और दूरी कितना है 10 है, 10 हुए, ये ज़्यादा है क्योंकि ये हर इसका बड़ा है, ठीक है ना, और ये इसका हर बड़ा है, तो अब ये डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, बाहर की, तो ये बड़ा है, तो इसमें से उसको घटाएंगे, यानी कि हमारा VR हो जाएगा V2 माइनस V1, तो ये जो है कॉमन हो जाएगा, ये 10 की 30 हो जाएगा, और ये पावर 2 को ऊपर जाएगी तो 300 हो जाएगा, और यहाँ से ये 0 जो कट गया, ये ऊपर जाएगी 200, 200/3, 200/3 होगा ये। चलिए म्यू नॉट 2 पाई
और यहाँ 3 तरीके हैं, 900 हो जाएगा -200/3, 700/3, यही ना 900 में 700। अब इसकी जो वैल्यू है वो 700/3, 7 दूना 14, 14/3, और यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगा -5 dr। तो भाग दे दिए, कितना आएगा, 3 चौको 12, बचा कितना 2, 0.0 बढ़ाए 20, 3 छक 18, 3 छक 18, 10⁻5 टेस्ला। तो ये आंसर हो जाएगा। और बड़ा कौन था, दूसरा वाला, तो अंदर की लिए। ठीक, हमने जो ये डायरेक्शन दी है और ये सब। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं। और अब अगले वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक है, उसको कोशिश करेंगे समझाने का, जो है हमारा धारा मापी क्या है, चरण कुंडल धारा मापी क्या है, और उसको हम वोल्ट मीटर एमीटर में कैसे रूपांतरित करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।